गोल्ड का प्राइस अपने जुलाई के लो से अब 15% से ज्यादा ऊपर शूट अप कर चुका है। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों की, जिसमें आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना 1,58,000 के पार पहुंच गया, तो वहीं चांदी 2,41,000 के पार कारोबार कर रही है। और इसका मेजर रीजन यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज है। अब क्या अपना गोल्ड हायर लेवल सस्टेन करेगा, क्या रहेंगे नेक्स्ट उसके इंपॉर्टेंट टारगेट्स और इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स, चलिए इस वीडियो में एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके अलावा निफ्टी 50 भी सीएएस के बाद से लगातार रेड क्लोजिंग दिए जा रहा है। एक शानदार रिकवरी दिखाने के बाद अपने रीसेंट हाई से 3% का करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी में आ चुका है। तो व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी 50, वो भी आज हम एनालिसिस कर लेंगे। निफ्टी और गोल्ड का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी आज एक बार समझ लेंगे। एंड फाइनली वी विल हैव अ लुक एट व्हाट सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेल इन इंडियन मार्केट। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आपको गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूँ। इस वीकली एनालिसिस को हम गोल्ड एनालिसिस शुरू करेंगे। आपको यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न के नाम में कोई खास बात रखी नहीं है, पर एक चीज याद रखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे। अब अगर अगस्त महीने की कैंडल क्लोज होती है अबव दिस लेवल या फिर अबव द प्रीवियस स्विंग, जून महीने के हाई के ऊपर में, तो ये पैटर्न एकदम सक्सेसफुल कहा जाएगा और एक बुलिश रिवर्सल की सिग्नेचर रहेगा बेसिकली ये। अब अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको गोल्ड के मैं थोड़े बेटर लेवल्स बता पाऊंगा। तो दिस इज द स्विंग लो जिसके बारे में बात कर रहा था। ये डॉलर टर्म में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो हमारी करेंसी का डिप्रिसिएशन भी अलग होता है, राइट। सो गोल्ड को एक कांस्टेंट चार्ट अगर आपको देखना है तो कभी भी डॉलर टर्म में देखा करो। डॉलर और गोल्ड का रिलेशन काफी स्टेबल है कंपेयर टू आईएनआर और गोल्ड का रिलेशन। चलिए अब इस पे अगर हम लोग देखें तो रीसेंट स्विंग हाई से यहाँ पे ये 16-15% का आपको रिकवरी देखने मिला है। इंडिया में भी गोल्ड कुछ 15-16% का प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है। सो अगर आप गोल्ड भी होल्ड करते हो तो मंडे के दिन आपको थोड़े और प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे। बट व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट लेवल्स, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए गोल्ड का सबसे पहला टारगेट तो उसका प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा, जो कि ये नंबर रहेगा। ऑल्सो गोल्ड में ना एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। बेसिकली गोल्ड का प्राइस इस दिन से बहुत ज्यादा शार्प फॉल हुआ था 18 मार्च को। तो 18 मार्च के पहले की जो कैंडल है ना, इसे ऑर्डर ब्लॉक कहा जाएगा। सो ऑर्डर ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरा मिनी कोर्स देख लेना। लेकिन फॉर नाउ आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि गोल्ड का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो लगभग 4,980 या फिर लगभग $5,000 के पास का है, विच इंडिकेट्स अ करंट पोटेंशियल ऑफ मोर 6 to 7% इन गोल्ड। तो अगर आपने गोल्ड को इन लोअर लेवल पे अक्यूमुलेट किया था तो ये गोल्ड में आपका एक स्विंग कंक्लूड हो सकता है। मेरे सभी रजिस्टर्ड आरए ग्रुप में भी मैंने गोल्ड को इस लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। तो वी आर सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स, बट यू शुड ऑलरेडी नो कि आपका टारगेट क्या होता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं, क्योंकि मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। और रही बात इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की, तो उसके लिए अगेन प्रीवियस स्विंग लो जो था, बेसिकली रीटेस्ट जो लेवल था, यहाँ पे रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है वैसे। लेकिन अगर आपको फिर एक मौका मिलता है तो $4,300 के लेवल पे, $4,300 के लेवल पे यू कैन स्टिल कंसिडर टू कलेक्ट गोल्ड। वैसे तो देखो गोल्ड अगर अपने ऑल टाइम हाई से आपको 15-20% डिस्काउंट पे मिलता है, जैसे कि ये हाई था, फिर यहाँ से अगर आपको ऐसे 20% डिस्काउंट पे मिलेगा ना, तो यू शुड एनीवेज कलेक्ट गोल्ड। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म का एसेट होता है, एक हेज होता है। इससे मल्टीबैगर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। लेकिन जब इंडियन मार्केट में या फिर इक्विटी मार्केट में आपका थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे जाएगा ना, तब गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा। इट इज वेरी इजीली रिकमेंडेड कि भाई 5% पैसा तो अपना मिनिमम गोल्ड में आप रख सकते हो। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, अगर आप अबव 45 हो, तो 10% से 15% पे भी एक्सपोजर आपका जा सकता है। बिल्कुल लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ हेल्दी वे टू डिजाइन अ पोर्टफोलियो, बिकॉज गोल्ड इज अ ग्लोबल हेज, राइट। तो ये तो थे टेक्निकल लेवल्स। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि गोल्ड में एक्चुअली इसका सर्ज आया क्यों है और क्या ये सर्ज सस्टेन करेगा। सबसे इमीडिएट कैटलिस्ट टुवर्ड्स गोल्ड प्राइस सर्ज इज यूएस ट्रेजरी इंटरवेंशन एंड फिस्कल डोमिनेंस। यूएस ट्रेजरी ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया टू डबल इट्स बायबैक फॉर लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज। इससे यूएस की 30-year बॉन्ड यील्ड अपने ऑल टाइम हाई दैट इज 5.3% पे आ गई। तो अब इस इंटरवेंशन की वजह से होता क्या है, यूएसडी का जो प्राइस होता है, डॉलर का जो प्राइस होता है ना, वो कम हो जाता है। डॉलर अपनी स्ट्रेंथ खो देता है एंड दिस रीइग्नाइट्स द डीबेसमेंट ट्रेड, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स फिर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक कॉमन रिलेशन है गोल्ड और डॉलर के बीच का। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये एक सिक्लिकल चीज है। अब गोल्ड प्राइस में सर्च का एक और रीजन है कि ग्लोबली जो मिडिल इकोनॉमीज है, जैसे कि इंडिया भी हो गई, उसमें वो इकोनॉमीज जो सरकारें है, जो नेशनल बैंक्स है ना, वो गोल्ड को बड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि कोई भी रीजन से अगर गोल्ड में थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव न्यूज आता है ना, तो वो एकदम से स्पाइक अप करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड की कोई कमी नहीं है। सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज गोल्ड को भी एक्यूमुलेट कर रही है। दिस मीन्स कि बायर्स की कोई कमी नहीं है। अब थोड़ी भी ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी तो गोल्ड एकदम से एक हफ्ते में 5-5, 6-6% सर्ज अप करेगा, जो आपको भी देखने मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या गोल्ड इस रैली को सस्टेन कर पाएगा। तो मैं आपको ऐसी वर्बली नहीं बताऊंगा, टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे नहीं बता दे रहा हूं कि 7% और ऊपर जाएगा। देयर इज सम मैक्रो इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस, कि अगर एक्स चीज होती है तो ही गोल्ड के प्राइस सस्टेन करेंगे। सो द केस फॉर सस्टेन्ड रैली वुड बी
If the US Treasury is forced to continue deficit spending and actively suppresses yield through more buybacks, तो in such scenario gold will still thrive. मतलब गोल्ड के प्राइस तब तक ऊपर जाते रहेंगे जब तक यूएस ट्रेजरी इन बायबैक को स्लो डाउन नहीं करते। और हिस्टोरिकली भी हमें ऐसा ही देखने मिला है कि ऐसे जब ट्रांजिशंस आते हैं तब गोल्ड ही हमेशा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है। अब देखो ये एक टेम्पररी न्यूज की वजह से आपको सर्च देखने मिला है, इसके अलावा भी आपको थोड़ा फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा जो मैं आपको भी दिखाता हूं। पहले मैं आपको निफ्टी एनालिसिस दिखाता हूं जो मेरे वीकली एनालिसिस का पार्ट है, फिर मैं आपको निफ्टी और गोल्ड का कोरिलेशन दिखाता हूं, तो आपको एक थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि क्यों अभी भी गोल्ड में बल्क इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्क्रीन पे जब जो चार्ट आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। सबसे पहले तो मैंने इसे वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं, थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर समझ लेते हैं। सो लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक बेरिश व्यू शेयर भी किया था क्योंकि देखिए डोजी का लो ब्रेक हुआ था। 3 वीक पहले एक डोजी कैंडल बनी थी विद अ गैप, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं हो सकती थी, मैंने आपको तब बताया भी था। उसके लो का अलर्ट हम लोग ने मार्क किया था, लो पे लो ब्रेक हुआ था पिछले वीक में, विच इज अ नेगेटिव साइन। सो अभी भी देखो 24,400 का जो लेवल है ना, इट विल स्टिल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे एक भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। सो या दैट इज अ प्रॉब्लम विद निफ्टी। तो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड तो एक्सपेक्टेड था ही, कंटिन्यू भी हुआ वो। अब फिर आपको दिख रहा होगा कि बॉटम में जब मार्केट जब नीचे गया तो एक रिजेक्शन फेस किया। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। बिफोर आई मूव टू द इंट्राडे दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जब से CAS लॉन्च हुआ है तब से निफ्टी का परफॉर्मेंस पथेटिक रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट सो मेनी रेड कैंडल्स, राइट? सो दैट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। तो बट एनीवेज NSE ने इसके ऊपर में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। लेट अस होप कि अभी आने वाले समय में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं जिसमें हमने पूरे लेवल्स अपने प्लॉट करके रखे थे। सो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी अपने प्रॉपरली सपोर्ट लेवल पे आया, थोड़ा ऊपर गया, वहां से रीटेस्ट लिया अपने प्रीवियस स्विंग लो पे और वहां से ब्रेक डाउन दिया। दिस ब्रेक डाउन क्लियरली इंडिकेट्स कि सपोर्ट टूट गया है। यहाँ पे बेरिश ट्रेड आप इजीली इनिशिएट कर सकते थे। मार्केट कब कब नीचे आया, अंटिल व्हाट लेवल डिड एक्चुअली निफ्टी फॉल, एक गैप फिल करने की कोशिश किया। याद रखिए अभी भी ये गैप में थोड़ा सा पोजीशन बचा हुआ है। तो यहां तक कि अगर प्राइस आता तो गैप फिल होती, अभी भी ये गैप फिल नहीं हुई है। तो अब देखो यार, मैं कितने दिन पहले से आपको बता रहा हूं कि जब जब मार्केट में गैप आती है दैट इज नॉट सस्टेनेबल। एंड ऑलमोस्ट जब से मैं वीडियो सीरीज बता रहा हूं ऑलमोस्ट सारी ही गैप्स फिल हुई है। ऑलमोस्ट क्या, सारी ही गैप फिल हुई है। लिटरली सिर्फ एक ये और एक ये गैप अभी ओपन पेंडिंग है निफ्टी पे। नाउ लेट्स होप कि ये भी फिल हो जाए सो दैट मार्केट सस्टेनेबली ऊपर जा पाए। बट अगेन, अब जब मार्केट ने ये गैप पूरी फिल नहीं किया, लेकिन एकदम से मार्केट जो है फ्राइडे के दिन पे, सॉरी थर्सडे के दिन पे गैप अप हुआ। यहाँ पे मैंने अपने डेरिवेटिव कम्युनिटी में एक ट्रेड भी डाला था क्योंकि मार्केट थोड़ा लोअर लेवल पे था। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिला बुलिश पोजीशन पे, लेकिन अभी भी मेरा व्यू इस पे बुलिश नहीं है बिकॉज राइट नाउ वी आर एट रेजिस्टेंस। हम एक रेजिस्टेंस जोन पे है और एक नीचे गैप है। सो अगर आप सिंपली एक अलर्ट मार्क कर लीजिए 24,180 का, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो द चांसेस ऑफ दिस गैप बीइंग फिल्ड इज क्वाइट सर्टेन। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि ये नीचे की गैप भी एटलीस्ट ये एक और ये एक गैप फिल हो जाए तो मार्केट बहुत ही सस्टेनेबली आपको फिर आगे चल के रैली दे पाएगा। मे बी गणपति दिवाली के समय पे आपको पूरी रिकवरी देखने मिले। सो अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो निफ्टी करंटली इज एट अ रेजिस्टेंस 24,250। ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस था, आपने पहले भी इसे देखा है। 24,250 से 300 का लेवल एक रेजिस्टेंस में पहले भी आपको बता चुका हूं। मार्केट अगर एक बुलिश रिवर्सल देता है बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब यहाँ से बुलिश साइन देता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वुड बी 24,500 टू 600 का लेवल। ज्यादा दूर नहीं है अगला रेजिस्टेंस क्योंकि मार्केट ने इस रेंज में बहुत कंसोलिडेट किया है। अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक 24,000 की गैप अगर फिल हो जाए परफेक्ट रहेगा। एंड देन आई बिलीव 23,800 वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट and that could also be the last buying opportunity below 23,800 levels। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ये पूरा एनालिसिस आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि एकदम 28,000 23,800 के लेवल पे मार्केट एकदम बार बार आता रहेगा। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, अब देखो ये गट फीलिंग है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो निफ्टी का वैल्यूएशन अभी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन सपोर्ट को बार बार टेस्ट करना इज बेसिकली अक्यूमुलेशन को और फैसिलिटेट करना। जितने भी इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, FIIs भी फॉर दैट मैटर सोच रहे थे कि वे निफ्टी को एकदम अंडर वैल्यूड होने पे लेंगे, दिस विल बी देयर लास्ट अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो देयर आर मोर सपोर्ट्स बिलो, लेकिन हम उनकी बात तब करेंगे जब मार्केट पहले तो ये लेवल को ब्रेक कर दे। सो 23,800 कुड बी एन अल्टीमेट सपोर्ट और वहां पे आने की भी कोई 100% चांसेस नहीं है, लेकिन अगर गैप फिल होती है तो दैट इज सस्टेनेबल। ओके, सो ये तो आपके रेजिस्टेंस लेवल्स। अब हम क्या करेंगे, निफ्टी और गोल्ड के चार्ट को कंपेयर करेंगे और मैं आपको उसका कोरिलेशन बताता हूं। एंड दैट इज वेयर आई विल गिव यू क्लैरिफिकेशन कि क्यों मैं गोल्ड पे एकदम एक्सट्रीम बुलिश नहीं हूं। सो निफ्टी का जो आपका टिकर है ना, इसके आगे आप गोल्ड लिख दीजिए ऐसे, गोल्ड USD का OZ का आपको ये जो TVC का चार्ट दिखता है ना, आउंस का चार्ट, सॉरी। सो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके आगे अपने आप ऐड हो जाएगा। आप देखोगे कैसे साइड बाय साइड चार्ट आ गया, निफ्टी / TVS गोल्ड, TVC गोल्ड।
सो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखेगी, इसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम पे। देखो गोल्ड और निफ्टी का कोरिलेशन आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं, लार्जर टाइम फ्रेम पे ही करना होता है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिकल चीजें होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से पैसा दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाता है, दोनों का आपस में डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। गोल्ड की अर्निंग्स नहीं होती, वो तो एक कमोडिटी है, और निफ्टी तो एक अक्यूमुलेशन ऑफ 50 बिजनेसेस है। इंडिया की इकोनॉमी का बेसिकली एक इंप्लीकेशन दिखाता है। सो एनीवेज, अगर आप अभी देखोगे तो गोल्ड वर्सेस निफ्टी वर्सेस गोल्ड के चार्ट पे, जब जब निफ्टी वर्सेस गोल्ड का चार्ट इस लेवल पे आता है, 5 के रेशियो पे आता है, तब आप बोल सकते हो कि इंडियन मार्केट या फिर निफ्टी विल आउट परफॉर्म गोल्ड। 2020 में भी ऐसा हुआ था, कोविड के वैल्यूएशंस पे भी आया है बेसिकली ये। कोविड में जो चीज हुई थी कि भाई गोल्ड ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया था, इतने बड़े क्रैश के लेवल पे आज हम आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो गोल्ड में बड़ी यूफोरिक रैली आ गई, और निफ्टी ने 2 साल में जीरो रिटर्न्स दिए, थोड़े से नेगेटिव रिटर्न दिए। तो विद दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो ना, तो एक्चुअली अभी इंडियन मार्केट्स आर वे मोर इन्वेस्टेबल देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चार्ट अभी ब्रेक भी कर सकता है, ये एक रेशियो चार्ट है, डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बट दिस गिव्स यू अ कोरिलेशन बिटवीन हाउ मनी फ्लोज फ्रॉम गोल्ड टू निफ्टी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट इटसेल्फ मैं काफी कुछ महीनों से एक्यूमुलेशन कर रहा हूं, और उन्हीं स्विंग्स में मेरा थोड़ा एडवांटेज, लाइक मुझे थोड़े प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे साइडवेज मार्केट में ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन जब निफ्टी जीरो रिटर्न दे रहा है, तो आपने अगर 2-5% भी बना लेना, तो दैट विल हेल्प यू क्रिएट एन अल्फा ओवर लॉन्ग इन लॉन्ग टर्म। एज एन इन्वेस्टर आपका भी गोल क्या होना चाहिए कि अगर छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करने मिलते तो यू कैन डू इट, बट योर गोल शुड बी टू बिल्ड अ ब्रॉडर बिगर पोजीशन। जब निफ्टी 30,000 पे जाएगा ना, उससे पहले आपकी बड़ी पोजीशन 25,000 के लेवल पे बन जानी चाहिए, तब आपको एक्चुअली थोड़ा फायदा देखने मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको एडवांटेज क्या रहेगा कि निफ्टी जब 30,000 पे जाएगा, जिसके लिए कुछ 15% के कुछ उसके रिटर्न रहेंगे, यू माइट एंड अप मेकिंग 20-25 रिटर्न, क्योंकि आपने डायरेक्ट स्टॉक पिक किए, सॉरी। तो चलिए, ये तो था निफ्टी और गोल्ड का एनालिसिस। लेट अस नाउ वॉक थ्रू कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हमें क्या कहता है। सो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अगले वीक के डायरेक्टली इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल पता चल जाते हैं पैसों के हिसाब से। पैसों के हिसाब से मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। ऑप्शन सेलर कौन होते हैं? बड़े पैसे वाले लोग। उनकी ओपन पोजीशन मतलब उनका पैसा कहां लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ओपन इंटरेस्ट देता है। सीधी भाषा में आपको बताऊं तो ये जो पतले बार से ऊंचे ऊंचे, ये आपको बताते हैं कि बुल्स के पैसे कहां लगे हैं। तो पुट ओआई बोलते हैं इसे। तो पुट ओआई जो है वो 24,000 पे सबसे ज्यादा है, इंडिकेटिंग कि इस आने वाले वीक के लिए 24,000 के लेवल को डिफेंड किया जाएगा, ऐसा इनका अजम्पशन है। उसके बाद में सबसे ज्यादा पुट ओआई आप देखोगे तो 24,200 के लेवल पे है। सो दैट्स वेरी गुड। बेसिकली मार्केट पे डाउनसाइड पोटेंशियल आपको कम दिख रही होगी। ओवरऑल देखोगे तो पुट ओआई इज विनिंग, इज क्वाइट हायर। इसके पुट के टावर्स जो है वो ज्यादा ऊंचे है कंपेयर टू कॉल टावर्स। मतलब मार्केट में थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे दिख रहा है। नाउ एट द मनी पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं, दैट इज 24,300 पे। मतलब यहीं से मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत भी आएगी। इसके बाद अगर मार्केट को थोड़े बहुत, मतलब अगर एट द मनी से मार्केट 24,300 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो इन सारे लोगों को अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट विल बी डायरेक्टली 24,500। हम इन्हीं दोनों लेवल्स को अगले हफ्ते के लिए डिफाइन करेंगे, जो कि मंथली एक्सपायरी भी रहने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईज ने पोजीशन कैसी बनाई है। सो फ्यूचर इंडेक्स पे एज सच देयर इज नो गुड न्यूज। अगर आप पिछले हफ्ते का ओआई देखोगे तो 11% बुलिश थे, उससे पहले का देखोगे तो 13% बुलिश थे, और इस हफ्ते का देखोगे तो क्योंकि ऑफ कोर्स रेड कैंडल बनी है तो दे आर लेस देन 10% बुलिश। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का निफ्टी इंडेक्स या फिर इंडियन इंडाइसेस पे इतना हेविली बेरिश होना इज नॉट अ बुलिश साइन एट ऑल। 90% positions of theirs are on short side. Basically, majority of FIIs at this stage are not bullish on Indian market. In fact, they are heavily bearish on Indian market. अब देखो इसका एडवांटेज क्या होता है, आपके फेवर में कैसे आएगा। अगर मार्केट मान लो थोड़े भी दिन, एक भी दिन में अगर 200-500 पॉइंट की रैली दे देता है ना, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा। इससे शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जिससे मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर इन्हीं लोग का और स्टॉप लॉस लगेगा, विच ट्रिगर्स द चेन रिएक्शन। बट ये एक बहुत ही बुलिश केस सिनेरियो होगा। इसके लिए ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए रहेगा। देखिए, जब से मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ ना, मैंने बजट, जब इस साल का बजट आया था, मतलब मैंने आपको बताया भी था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस विल डेफिनेटली नॉट लाइक दिस कैपिटल गेन टैक्स का जो फंडा है, राइट। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो, और एक कंट्री चाहती है कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्ट करे, तो दे विल क्रिएट सम वेलकमिंग पॉलिसीज, राइट, कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, आप भर भर के इंडिया में इन्वेस्ट करो। जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपको इसके ऊपर में इनकम टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा कम देना पड़ेगा या कोई फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। दिस कुड बी एन इनिशिएटिव दैट आई वुड डू टू अट्रैक्ट देयर मनी टू माई कंट्री, जिससे मेरे कंट्री की इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था, वो डिसीजन जब से आया है इंडियन मार्केट्स ने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार बेचे जा रहे हैं। कभी कभी इट फील्स लाइक कि इस चीज के लिए भी एक प्रोटेस्ट चालू करना चाहिए। बट एनीवेज, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, ताकि आपको दोनों साइड से एक बार समझने मिल जाए। देखो, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी।
इस इकोनॉमी से कोई अगर बाहर का आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाता है तो उसके ऊपर में उसको हमें इंडिया को पैसा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनके वजह से नहीं है, अपने वजह से। हमारी कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, हम इतना कंज्यूम करते हैं कि नहीं तो भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कहीं ना कहीं सर्टेन ही होती है। सो कहीं ना कहीं अगर गारंटी मिल रही है कि भाई ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाली है तो हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बनाते हो तो अब सरकार चाहती है कि आप ऐसी खाली हाथ ना चले जाओ, कुछ दे के जाओ। तो ये था गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव। अब होता क्या है, हम कोई नहीं होते, हम एक रिसर्च एनालिस्ट है, हम पॉलिसी चेंज करने पे बिलीव नहीं करते, पॉलिसीज जो चेंज हुई है उसके ऊपर क्या एनालिसिस बनता है ये बताने में बिलीव करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस FII-OI डेटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर ये नंबर जो लॉन्ग पोजीशन का नंबर है वो 30% के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि बुलिश रिवर्सल आया है, और अगर ये नंबर 50 के ऊपर जाता है, 50% के ऊपर बुलिश पोजीशन होती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट बुल रन में है। पिछले 2 साल से ये नंबर ना 30 के ऊपर गया है ना 50 के ऊपर गया है। हम इसे वीकली ट्रैक करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट अस नाउ सी कि कैश मार्केट में FIIs ने क्या किया है। सो कैश मार्केट में थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिल रहा है अभी। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी है कि थोड़ा ग्रीन साइड पे ज़्यादा है। कुछ ही बेसिकली अगले वेंसडे तक के हमको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी। ये जो 3 हैवी सेल ऑफ के डेज थे, ये जब अपनी अकाउंटिंग से निकल जाएंगे तो लास्ट 1 महीने का डेटा में आपको नेट बाइंग देखने मिलेगी। मैं एक बार ये डेटा को फिर से मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लूंगा, ये महीना ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। बट एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली कि भाई पिछले हफ्ते में इन्होंने 1 दिन सेलिंग करी, बहुत ज़्यादा सेलिंग थी ये, 2 दिन बाइंग करी, फिर से वापस लगातार सेलिंग करी। आई बिलीव पिछले वीक देवर नेट सेलर्स, बट थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि FIIs ओवरऑल मार्केट में कुछ दिन तो भी बाइंग कर रहे हैं। 10 से ज्यादा दिन उन्होंने इस महीने में बाइंग कर लिए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि आप अगर कुछ महीनों पहले की वीडियो सीरीज को देखोगे, इसी प्लेलिस्ट में जाके आप 2 महीने पुराना वीडियो देखो, पूरा का पूरा राइट साइड में रेड दिख रहा था। सो दिस लुक्स वे बेटर देन व्हाट वी वर एक्चुअली लुकिंग फ्यू मंथ्स बैक। तो एकदम बुरी चीज होती है, फिर उसके बाद में रिकवरी आती है, राइट। तो ये रिकवरी के साइंस तो है। OI डेटा पे ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन चलिए, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो उन्होंने 2500 करोड़ की नेट बाइंग करी है। दिस इज नथिंग, दिस इज पेनीज। बट एक अच्छी बात है कि मार्च महीने से आप देखोगे तो सेलिंग कम होते होते अभी नेट एटलीस्ट ग्रीन डॉट तो भी दिख रहा है। अगर ये डॉट थोड़ा और आगे बढ़ता है या 1-2 महीने सिर्फ ऐसा भी रहता है तो भी इंडियन मार्केट बुलिश हो जाएगा। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। पिछले वीक के अंडर परफॉर्मर्स की अगर बात करें, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, हम अंडर परफॉर्मर्स को हाईलाइट में रखेंगे, तो FMCG और IT सेक्टर की जोरदार पिटाई हो रही है। यूएस मार्केट में भी बहुत पिटाई हुई है और PSU बैंक्स में भी आपको थोड़ी बहुत एग्रेसिव सेलिंग देखने मिली। PSU बैंकिंग सेक्टर काफी अंडर वैल्यूड है, मैंने इसके ऊपर में थोड़े से वीडियोस भी बनाया, आप उसे चेकआउट करना। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में मैंने पिछले वीक में एक वीडियो डाला था, उसे जरूर चेकआउट करना। अब अगर बुलिश सेक्टर्स की बात करोगे तो गोल्ड वॉज द चैंपियन ऑफ लास्ट वीक। मेटल सेक्टर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी रिकवरी दिखाई। बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत गिर गया था, तो उसके बाद एक रिकवरी दिखाई। रियलिटी इंडेक्स काफी दिनों से थोड़ा सा लाइक साइडवेज चल रहा है। मंथली बेसिस पे देखो, ईयरली बेसिस पे देखो तो पहले बहुत रेड हो गया था। इट हैज नाउ पॉप बैक टू दिस सिमिलर लेवल। प्राइवेट बैंक्स आर डूइंग बेटर। दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ नॉट HDFC बैंक। HDFC बैंक अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है। अगर HDFC पे स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मेरे पास में उसका एक अच्छा एनालिसिस रेडी है। बट वो एनालिसिस ना लोगों के ओपिनियन से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बट एक रिसर्च एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से इट्स परफेक्ट। तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में HDFC लिख देना, आई विल अंडरस्टैंड दैट आपको अगले वीक में उसका वीडियो चाहिए। एंड दैट्स इट। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल निफ्टी पे बहुत हंगामा नहीं हो रहा है। द गुड थिंग इज कि निफ्टी गिर रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो उतना एग्रेसिवली गिर नहीं रहा है। इनफैक्ट कुछ दिनों में तो आपका पोर्टफोलियो मोस्ट लाइकली ग्रीन टर्न अराउंड हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में होता है और वो दोनों इंडेक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो मिड कैप तो इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे स्विंग कर रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि मार्केट अगर करेक्शन हो रहा है, सस्टेनेबल बन रहा है और आपके पोर्टफोलियो पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो आपके लिए काफी अच्छी बात है। मुझे कमेंट्स में बताना कि वैसे आपका पोर्टफोलियो मार्केट से कम गिरा है कि नहीं गिरा है पिछले 2 हफ्तों में पर्टिकुलरली। ऑलराइट गाइस, सो समराइज दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। Indian markets still look very attractive. Valuations are below 21. This is very good for long term investors. अगर आपको लगता है कि इंडियन मार्केट कभी ना कभी तो 30-35 हज़ार जाएगा, दिस इज योर टाइम। गोल्ड का एनालिसिस हमने किया। आई एम नॉट एक्सट्रीमली बुलिश ऑन गोल्ड। मैंने खुद ने ट्रेड लेके रखा हुआ है, ट्रेड देके रखा हुआ है, बट मैं उस गोल्ड को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान नहीं करता हूं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए। स्विंग कंप्लीट हो जाएगा, गोल्ड का पर्सपेक्टिव वुड बी ओवर फ्रॉम माई एंड। आई वुड अगेन डाइवर्ट इट बैक टू इक्विटी मार्केट। उसके पीछे का रैशनल भी मैंने आपको लॉजिकली समझाया एंड आई होप आपने गोल्ड और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल भी मार्क कर लिए होंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, यहां तक देखा है सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।